हेलो फ्रेंड्स, बहन सिस्टर का पैतृक संपत्ति से आप नाम कैसे हटवा सकते हैं लीगल तरीके से, किस सेक्शन में प्रोविज़न किया गया है, कहाँ आदेश है, सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे साथियों। और हम मोस्टली 3 टॉपिक पर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है कि पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार कब मिलते हैं और अधिकार मिल चुका है, नाम आ चुका है अभिलेखों में यानी कि डॉक्यूमेंट्स में। सेकंड नंबर तो बेटी के नाम जो है जब आ चुका है तो आने के बाद आप कैसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं लीगल तरीके से। ठीक है, देखिए न चाहते हुए भी, ठीक है ना, आप हटवा सकते हैं उनका नाम कानूनी तरीके से, वो भी हम बताएंगे आपको। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का भी विश्लेषण करेंगे जिससे जो भी आपके कन्फ्यूजन्स जो हों वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर सीनियर वकील भी आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते। ठीक है, और बाकी मैं आपसे कहूँगा लीगल कंसल्टेशन के लिए विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार क्या हैं, फिर आपको हम समझाएंगे कि बेटी को अधिकार मिल चुका है, भले ही डॉक्यूमेंट्स में नाम आ चुका है, आप फिर भी कोर्ट द्वारा क्लेम करके सेक्शंस में, आदेशों में आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट कि पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार। देखिए साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 चाहे कुछ भी कहता हो, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि राज्य स्तरीय नियम जो है वो लोकल लॉज जो है वो भिन्न है, अलग है उनसे। ठीक है ना, हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन अधिनियम 2005 वहां पे कहा गया है कि भाई सबको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, लेकिन जो यूपीआरसी है वहां पे आप देखिए, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो है वहां पे देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, यहां पे देखिए अगर कोई भी आसामी यानी कि कोई भी भूमिधर पुरुष अगर एक्सपायर होता है, निर्वसियत, वसीयत कर गया तो वसीयत वाले को मिलेगा, निर्वसियत एक्सपायर होता है तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रथम वर्ग, वर्ग का में किस किस को मिलेगी, विधवा उसकी, थर्ड जेंडर पति या पत्नी, अविवाहित पुत्री। ध्यान रखना साथियों, अविवाहित पुत्री शब्द जोड़ दिया, केवल पुत्री नहीं, अविवाहित पुत्री जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको मिलेगी। थर्ड जेंडर संतान, पुत्र, पौत्रादिक क्रम में पुत्र जाति वंशज प्रतिशाखा के अनुसार है, यानी कि अगर उस पुरुष के पुत्र एक्सपायर हो गया लेकिन पुत्र का पुत्र जीवित है तो उसके पुत्र के पुत्र और विधवा को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगी। अगर प्रथम वर्ग में कोई भी जीवित नहीं है साथियों तो प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी और वो मिलेगी उसके माता और पिता को। माता पिता भी जीवित नहीं है, फिर तीसरे वर्ग में प्रॉपर्टी जाएगी, ट्रांसफर करेगी, वहां पे विवाहित पुत्री को मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई अविवाहित पुत्री थी, उसे प्रॉपर्टी मिल गई, विवाहित को मिल गई या विधवा को मिल गई, तो अब इन तीनों लोगों से प्रॉपर्टी आप कब और कैसे, किस कानून के अकॉर्डिंग आप वापस ले सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, अब जो कानून है वो आप देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और देखिए अगर आप लीगल कंसल्टेशन या जो कानून जो है इसका आप आज इसका PDF लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। भाई अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि जो एक बार मान लीजिए पुत्री को प्रॉपर्टी मिल गई तो वापस मिल जाएगी भाई को, या माँ को मिल गई है तो वो वापस हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी। क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोविज़न किए गए हैं एक्ट में, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप देखिए 109 ये क्या कहता है, स्त्री विरासत के नाते यानी कि वारिस के नाते हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार। ठीक है, यानी कि जिस स्त्री ने विरासत में हक प्राप्त किया है, मान लीजिए आपकी माता जी हैं, उन्होंने विरासत में हक प्राप्त किया है। ठीक है, या मान लीजिए आपकी स्त्री में तो आपकी सिस्टर भी आ गई, तो वहाँ क्या है, ठीक है, जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई भी स्त्री जोत में पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे, ध्यान रहे भूमिधर है, आसामी है, उसका हक जो है विरासत में प्राप्त करे, और ऐसी स्त्री के ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात यानी कि ऐसे हक प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु हो जाए। ठीक है, मृत्यु हो जाए, ध्यान रहे, अगर मृत्यु हो गई या उसने विवाह कर लिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए अविवाहित पुत्री थी, ठीक है, तो उसने विवाह कर लिया, तो फिर विवाह कर लिया तो श्रेणी में आ गई भाई, इसमें लिखा है मृत्यु हो जाए या विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले, या मान लीजिए माता जी हैं, या मान लीजिए किसी की माँ ने दोबारा शादी कर ली है, ठीक है, कर ले,
वहां जोत में उसका हित धारा 107 112 के उपबंधों के अध्याधीन यथास्थित अंतिम पुरुष, ठीक है, भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यायगत होगा। अब देखिए क्या कहा उसने, पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई जिसे उत्तराधिकार में मिला है, अगर उसकी मृत्यु हो गई स्त्री की, ठीक है, या उसने विवाह कर लिया या उसने पुनर्विवाह कर लिया। अब इसमें मान लीजिए मृत्यु हो गई या विवाह कर लिया, तो विवाह में अविवाहित ही तो विवाह करेगी भाई। ऐसी पुत्री जिसका शादी हो चुकी तो उसका पुनर्विवाह में आ जाएगी, माता ने डबल शादी की तो पुनर्विवाह में आएगी। ये विवाह जो शब्द है वो उसी के तो लिए लगा है, जो एक अविवाहित पुत्री थी जिसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला था, अभी मैंने आगे बताया था, उसी के लिए तो है। तो क्या कहा गया, ऐसी कंडीशन में अंतिम पुरुष के निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य है 108 के अनुसार। अभी 108 मैंने पढ़ाया था आपको। तो निकटतम कौन होगा, निकटतम होगा उस व्यक्ति का जो एक्सपायर हुआ है, उसका पुत्र या उसके पुत्र का पुत्र, उसको प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी। यहां पे देखिए 108 के अनुसार वारिस से विरासत प्राप्त करने वाली, यहां पे यदि पुत्री के विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री के पास संहिता धारा 110 विनिर्दिष्ट वारिस जीवित है, मृत्यु हो जाती है, तो जोत में उसका है धारा 110 के विनिर्दिष्ट वारिसों को न्यायवत होगा। अब देखिए अगर कोई विवाहित पुत्री थी, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी सिस्टर विवाहित हैं, तो उन्हें तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, उन्हें तो प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब साथियों उनका कोई भी भाई, कोई भी प्रथम वर्ग, कोई भी द्वितीय वर्ग में जीवित नहीं होगा, तब प्रॉपर्टी मिलेगी। और ऐसे में फिर विवाहित अगर लड़की को प्रॉपर्टी मिल गई तो वो उनके पुत्रों को मिलेगी, ठीक है। अब विवाहित तक तभी प्रॉपर्टी पहुंचेगी जब कोई जीवित ही नहीं होगा, जब उसका कोई भाई नहीं होगा सगा, ठीक है, कोई माँ नहीं होगी, ठीक है, या मान लीजिए उसका कोई भतीजा नहीं होगा, यानी कि भाई का पुत्र नहीं होगा, तभी तो वहां तक पहुंच रही है। फिर ऐसी कंडीशन में जो है 110 यानी कि उस पुत्री के जो भी पुत्र वगैरह हैं उन्हें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे नियम साथियों। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेने के लिए या इसका PDF लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये में हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। इससे फ़ायदा बेनिफिट आपको ये होगा कि इसमें कोर्ट की प्रक्रियाएँ, कोर्ट के डिसीजंस विद PDF के, और मान लीजिए नए नए जो स्पेशल वीडियो आते हैं वो आप देख सकेंगे, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी साथियों, ठीक है। तो ये था, अगर मान लीजिए हिस्सा मिल गया है तो आप रेस्टोरेशन डाल सकते हो कि ये देखिए साहब कानून है, अब तो इनकी शादी हो गई, प्रॉपर्टी वहाँ तो जाएगी नहीं, अब प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अब सवाल आता है थोड़ा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का। तो देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 कृषि की ज़मीनों पर लागू नहीं होता, या प्लॉट्स की ज़मीन पर, उन प्लॉट्स पर लागू नहीं होता जिसका लगान खुला है जो कृषि में है, ठीक है ना। तो हिंदू उत्तराधिकार में तो ये है भाई, पुत्र हो, अविवाहित पुत्री या विवाहित पुत्री सबको बराबर मिलेगा। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार तो UPRC यानी कि कृषि ज़मीनों पर लागू ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी